अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलो, साथ साथ में आप इसमें आपका दूसरा टॉपिक भी एंड हो जाता है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है जी। ये दोनों टॉपिक एक ही टॉपिक है। ठीक है जी, यहाँ तक हम। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था वो मैंने किया था नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो मैंने किया था लेक्चर अपलोड। तो उधर जल्दबाजी में मुझसे कुछ वर्ड्स कुछ ऐसे हुए थे। एक वर्ड मुझे याद आ रहा है जिसमें मैंने क्या प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो गई थी मुझे। जैसे मैंने आप एक फ्यूचर यूनिटरी फ्यूचर पढ़ाया था जो हमारे पास इंडिया में है, वो है CAG। ये है कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल, है ना। या कुछ लोग और भी इसको कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये इसमें मुझे वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में मुझे मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में। जब मैंने लेक्चर खुद भी देखा तो मुझे खुद समझ में आ गया। उसके बाद मुझे बहुत सारे लड़कों ने कॉल की, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ। और दूसरी बात, कभी कभी जल्दबाजी में हो भी ज़्यादा है ये प्रोनाउंसिएशन, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। आप लेक्चर में अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को आप जहाँ को आपको खुद पता चले कि मिस्टेक हो गई है सर से या बोलने में, है ना। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। मैं कोई वो अफलातून यहाँ पर बैठा नहीं हूँ, मुझसे भी हो सकती है ना। तो इसलिए उन मिस्टेक्स को आप इग्नोर किया करें। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर मेंशन किया करें सर यहाँ पर आपने मिस्टेक की है ना। कभी कभी अगर कुछ गलत बोल देता हूँ उसको डेफिनेटली आप मुझे मेंशन करें, मेल आईडी पर भी करें और कमेंट्स में भी करें सर आपने यहाँ पर गलत बोला है, आपने बोला है 2 होता है, एक्चुअली हमने पढ़ा है 1 होता है। ठीक है ना, ये आप मुझे मेंशन कर सकते हैं उसी तरह। ठीक है जी। तो ये हाँ, ये बात मैं कहना चाहूँगा, CAG के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। अगर आपको पता है जब हमारी JK UT बन गई ना, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, UT में क्या होता है, UT में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना, LG होता है। और स्टेट में क्या होता है, स्टेट में होता है गवर्नर। और UT के गवर्नर को ज़्यादा पावर्स होते हैं एज़ कम्पेयर द CM ऑफ द UT, है ना। ठीक है जी। और याद रखो, मुझे ये नहीं कहना है, मुझे कुछ और कहना है। जो हमारे सबसे पहले UT के LG बने थे वो कौन थे, GC मुर्मू, कुछ ऐसा नाम था उनका, GC मुर्मू। वो फॉर्मर IAS ऑफिसर थे, यानी रिटायर IAS ऑफिसर थे। ठीक है जी। और इनको फिर यहाँ से हटाकर कहाँ लिया गया था, इनको CAG इंडिया बनाया गया था, CAG बनाया गया था, यानी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। अब मैं C का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, आप खुद बता देना। ठीक है जी। ये आप कमेंट्स में लिख कर मुझे बता देना। ठीक है जी। इनको बनाया गया था, फिर नया यहाँ पर सिन्हा साहब को भेजा गया था LG, है ना। और ये क्या होता है, ये एक यूनिटरी फ्यूचर रहता है। ये इसका काम क्या होता है, जैसे एक आपके ऑफिस में एक अकाउंटेंट होता है, हेड अकाउंटेंट, है ना, वो सारे अकाउंट्स चेक करता है। इसी तरह पूरे इंडिया का अगर मान लो प्रेसिडेंट एक है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर एक है, इसी तरह अकाउंट्स भी एक बंदा देख लेता है, उसको बोलता है CAG, उसको बोलता है पूरे इंडिया का अकाउंटेंट है ये। समझ में आ गया आपको, ऐसे समझ लो। ठीक है। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो करेंगे शुरू, वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन से पहले क्या बना, फॉर्मेशन से पहले बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किस में हुआ, ये अंग्रेज़ों के दौर में हुआ। अंग्रेज़ों ने इस चांस दिया कि चलो बनाओ आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद आप क्या बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाओ। ठीक है जी। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बैकग्राउंड। देखो, सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो लोग ये जानते थे ना, मतलब जैसे साइंटिस्ट्स होते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, यानी आप मानो ह्यूमन साइंटिस्ट, मतलब हार्ट से रिलेटेड साइंटिस्ट्स है, वो कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे, है ना, कन्वेंशन करेंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, फिर अपने अपने व्यूज़ बताएंगे, अपनी रिसर्च बताएंगे, एक नया रिजल्ट निकालेंगे ये वो दुनिया के सामने। ठीक है जी। इसी तरह जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता था, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने क्या किया, 1700 मई 1787, यानी 1787 मई 1787 में वो कहाँ जमा हो गए, फिलिपिडा में। कहाँ पर, PHILADEPIA, फिलिपीडिया, फिलिपीडिया में वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इसमें क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। यानी बहुत सारे दुनिया से लोग आए थे, हर जगह से। तो उन्होंने कहा ये होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एक आइडिया उन्होंने दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए,
यानी सब ने बताया ये भी होना चाहिए लोगों के लिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इस कंट्री में ये है तो यहाँ भी होना चाहिए, है ना। अपने अपने थॉट्स उन्होंने दी क्योंकि वो एक्सपर्ट्स थे, है ना। ये यहाँ से एक आइडिया लग गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका, उससे पहले, उसके बाद एक एरिस्टोटल आता है। एरिस्टोटल आपको पता है, जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसने क्या बोला, उसकी राइटिंग्स, उसने जितनी भी, हर एक बंदा जो होता है साइंटिस्ट होता है, उसने कोई ना कोई पब्लिकेशन की होती है, कुछ ना कुछ लिखा होता है। इसी तरह एरिस्टोटल ने जो अपनी बुक्स लिखी थी, उसमें उसने एक आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना। और उसने कहा, उसमें उससे भी ये पता हमें चल जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एनिशंट ग्रीक से भी ताल्लुक़ है। कहाँ से? एनिशंट ग्रीक से भी ताल्लुक़ है। अब अगर नीचे वाला याद रहता नहीं है तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये ऊपर वाला ज़्यादा नहीं याद रहता तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कहूँगा लेकिन याद रखो, मैंने शॉर्ट तरीके से बताया, ठीक है ना। पहले मैंने ये बताया, ये लोग इकट्ठे हो गए फिलिपिडा में, फिर उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसको बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ना। उन्होंने बताया ये कानून होने चाहिए, ये लोगों को ये होने चाहिए दुनिया भर में। तो यानी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया होगा ना। उसके बाद क्या हुआ, एरिस्टोटल की जो बुक थी, उसने अपनी बुक्स में भी क्या मेंशन किया था कि एक हिंट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बंदा आता है, वो होता है फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एक बंदा आता है, उसका नाम होता है जेम्स मैडिसन। याद रखो, जेम्स मैडिसन फोर्थ यानी चौथा प्रेसिडेंट ऑफ किसका होता है? यूएसए। शायद मैंने गलती से अभी यूएसए नहीं इंडिया बोल दिया, चलो कोई बात नहीं है। फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जेम्स मैडिसन फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था। क्या था? यूएसए का चौथा प्रेसिडेंट था। इसने क्या किया, इसने अपने कुछ बंदों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, क्या, जिनका नाम क्या है, एक का नाम है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, दूसरे का नाम है जॉन जे। क्या नाम है? जॉन जे। इनके साथ इसने मिलकर कहा कि क्या हुआ, इनके साथ मिलकर इसने एक काम किया। सबसे पहले ये देखो, जेम्स मैडिसन के बारे में थोड़ा याद रखो। जेम्स मैडिसन का था फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था। कब से लेकर कहाँ तक था फोर्थ प्रेसिडेंट? ये था 1809 से लेकर 1817 तक, यानी पूरे के पूरे 8 साल ये रहा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर क्या कुछ लिखा कि फेडरलिज्म के बारे में कुछ लिखा है। फेडरलिज्म में ये होना चाहिए, क्योंकि यूएसए में फेडरलिज्म है ना, फेडरलिज्म में ये फीचर्स होनी चाहिए, ये फीचर्स होने। उन्होंने उसमें फेडरलिज्म के बारे में कुछ पेपर्स बनाए, यानी फेडरलिज्म में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज़ की शुरुआत होती है। कहाँ से? यहाँ से। तभी जाकर ये जो जेम्स मैडिसन है, इसको बोलते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इतना या ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे ये बोल देता, जेम्स मैडिसन जो था वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फादर। क्या है? उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का फादर। लेकिन मैंने थोड़ी यहाँ ये भी बताया, उसके साथ दो और दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पेपर्स लिखे। उन पेपर्स में उन्होंने लिखा कि फेडरलिज्म जो है, क्योंकि यूएसए में फेडरलिज्म है, कि फेडरलिज्म में ये फीचर होना चाहिए, ये होना चाहिए। उन्होंने ये नोट डाउन किए पेपर्स में, है ना। अब ये भी साथ में बताया आपको, जेम्स मैडिसन जो था ये क्या था, ये चौथा प्रेसिडेंट था यूएसए का। कब से लेकर कहाँ तक था? 1809 से लेकर 1817 तक। यहाँ आ जाता है हमारे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, ठीक है जी। अब आप सुनो थोड़ा सा, ये जो चीज़ें मैं स्टार्ट में अभी बताऊँगा ना बिगिनिंग में, ये बराबर हमारे लेक्चर के एंड तक रिपीट होती जाएंगे। और ये लेक्चर अगर 1.5 घंटे से ज़्यादा भी बनता है, नो, इट डजेंट मैटर। दिस लेक्चर इज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर इवन प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस, यूपीएससी, एनी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन और एनी अदर एग्जामिनेशन। हर लेवल के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। पीडीएफ के लिए यू कैन आस्क मी ऑन माय ईमेल आईडी। मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा भी, और मैंने मेंशन भी किया हुआ है इसके नीचे, पीडीएफ के नीचे, ठीक है जी। और अपने लोगों में भी मेंशन किया हुआ है। देखो, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या बना? इंडिया में सबसे पहले बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैसे बनी वो हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे आज असेंबली है, पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बॉडी बनाई। क्या बनाई? एक कमेटी बनाई। उसको नाम रखा, क्या रखा? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या रखा गया? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर उसके हेड थे। उससे कहा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक काम दिया, उसके साथ और 6 बंदे दिए, यानी कुल मिलाकर ये 7 हो गए। इसको कहा गया, इन 7 बंदों को हमें
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना कर दे दो। आप क्या दे दो? कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दे दो। इन बंदों ने क्या काम, इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और दे दिया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब याद रखो, कब दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्होंने दिया 26 नवंबर 1949 में। यानी ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने पूरा का पूरा बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। किसको दे दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को। कब दिया? 1949 में बनाकर दे दिया। ठीक है जी। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, जब भी कोई लॉ बनता है ना, तो गवर्नमेंट उसे कहती है कि फलानी डेट से ये लागू होगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी गवर्नमेंट बनाएगी, कोई लॉ ले लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई आज लॉ बना लिया, आज मानो डेट है 1 जनवरी। अब ये कहेगी आज तो बना लिया, ये लागू होगा आपका 5 जुलाई से। ये इसको कहेंगे इनफोर्स होगा, ये 5 जुलाई बनाया इस तारीख को और इनफोर्स इस तारीख से होगा। इसी तरह यहाँ हो गया, क्या हो गया, इनने कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया? 26 नवंबर 1949। तभी हर साल 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। आप देख लेना, कोर्ट्स में ज़्यादातर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को इसको इन्फोर्स किया गया। यानी 26 जनवरी 1950 को इसको बनाया गया, इसको लाया गया कि आज से हमारे पास जो कानून है, लॉ, ये लागू होगा 26 जनवरी 1950 से। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये इस डेट से लागू होगा। क्यों इस डेट से लागू होगा और यहाँ क्यों नहीं लागू हुआ, ये मैं आपको आगे एक फिगर में समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखो, ये मैंने पूरा लिखा है यही ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, और ये लिखा है मैंने इसके बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या रूल था? इंडिया में कितने मेंबर्स थे टोटल? 389 मेंबर्स थे। फिर उन 389 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, जबकि ये फिर 299 ही रह गया। ठीक है जी। अब ये मैं आगे बताता जाऊँगा आपको कंटिन्यूसली, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी। बैकग्राउंड एरिया मैंने दे दिया आपको। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है कोसी फेडरल। क्यों है कोसी फेडरल? यानी हमारे पास ज़्यादातर फेडरल फ्यूचर्स हैं और हमारे पास जो यूनिटी फ्यूचर्स है वो बहुत कम है। इसीलिए मान लो ये दोनों का एक मिक्सचर है, तभी जाकर इसको बोलते हैं कोसी फेडरल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है जी। अब हमारे पास कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं? रिटन, अनरिटन। हमारा रिटन है, जिनसे हम इंस्पायर हो गए हैं, जिनसे हमने मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लिया है, वो ब्रिटिश है या ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, है ना। उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है ना। ये तो कुछ खासियत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। फ्लेक्सिबल, रिजिड। फ्लेक्सिबल होता है जो ईजिली आप अमेंड कर सकते हो, रिजिड होता है जो आप क्या मुश्किल से अमेंडमेंट कर पाओगे। अब याद रखो, यहाँ पर इंडिया का फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। ठीक है जी। अब आप याद रखो, या उल्टा याद रखो, इंडिया का फ्लेक्सिबल भी नहीं है और रिजिड भी नहीं है कि नहीं? जब फ्लेक्सिबल नहीं है तो रिजिड हो गया, है कि नहीं? कैसे? कुछ हमारे लॉ है जिनको इजीली सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है, कुछ होता है जिनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है विद स्पेशल रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स। जब मैं आपको अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा वहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। यूनिटरी और फेडरल में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक आपको पता है, जहाँ डेमोक्रेसी हो, जैसे इंडिया है। रिपब्लिकन और मोनार्चियल। मोनार्चियल क्या होता है? जहाँ किंग वाला सिस्टम होता है, जैसे अरब कंट्रीज़ होते हैं। रिपब्लिकन यानी रिपब्लिक, री इलेक्टेड पीपल बाय द पब्लिक, यानी पब्लिक वोट डालकर लोगों को इलेक्ट कर लेती है, जैसे इंडिया का है। ठीक है जी। अच्छा, एक होता है प्रेसिडेंशियल, एक होता है पार्लियामेंट्री। हमारे पास है इंडिया में पार्लियामेंट्री, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट है, जो डिसीजन ले लेगी वही ले लेती है पूरे कंट्री का डिसीजन। कौन? पार्लियामेंट। यहाँ पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? जो पार्लियामेंट में एक गवर्नमेंट का हेड होता है वो कौन है होता है? वो होता है पीएम। उसके पास पावर्स होते हैं। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट हेड होता है किसी जगह, जैसे यूएसए में हो गया आपका, कनाडा में हो गया यहाँ। ठीक है जी। अब आ जाओ, हमारे पास सबसे पहले कौन यहाँ पर इंडिया में थे? सबसे पहले मगलस थे इंडिया में। क्या थे? मगलस थे इंडिया में। मगलस के पास कुछ लोग आए, जब मगलस लास्ट पीरियड में थोड़े डिक्लाइन होने लगे ना,
तो उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज से लोग यहाँ पर आने लगे, क्या करने, बिजनेस करने के लिए। जैसे आज हम बाहर कंट्रीज़ में जॉब करने जाते हैं, ठीक है ना जी, या बाहर वाली कंट्रीज से लोग इंडिया जॉब करने आते हैं, ठीक है ना, इस यहाँ बिजनेस करने आते हैं, अपनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए आते हैं, या हम बिजनेस एस्टेब्लिश के लिए बाहर जाते हैं। इसी तरह जब मुगल्स यहाँ थे, तब 1608 में, कब, 1608 में यहाँ पर कौन आए, 1608 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार इंडिया में आई बिजनेस के लिए। कब आई, 1608। कहाँ पर आई, गुजरात में आई। कहाँ आई, गुजरात। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट, सूरत में आई। कहाँ आई, सूरत में। सूरत में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई। याद रखो, देखो, ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी जो थी वो कब आई इंडिया में, वो आई जनाब 1608 में। ये पॉइंट याद रखो। कहाँ आई, गुजरात में। कहाँ कहाँ से आई, समंदर से, शिप से, क्योंकि सूरत में डॉक्ड था। क्या था, डॉक्ड, यानी जहाँ एरोप्लेन रुकता है उसको एयरपोर्ट बोलते हैं, बस जहाँ रुकती है बस स्टॉप बोलते हैं, या बस अड्डा बोलते हैं हम। इसी तरह जहाँ शिप्स रुकते हैं वहाँ उसको डॉक बोलते हैं, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया, सूरत में आए, उन्होंने वहाँ एक पहली फैक्ट्री बनाई। कब बनाई, 1613 में बनाई सूरत में उन्होंने फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री में ये लोग क्या बनाते थे, उसके बाद थोड़ा सा याद रखो, अगर याद रखता है, उसके बाद उन्होंने, ये कौन सा साइड हो गया, ये हो गया अरबियन सी वाला साइड। उसके बाद ये आए बे ऑफ बंगाल वाले साइड में, ये इंडिया का मैप है ना, ये अरबियन सी। फिर यहाँ आए और आंध्र प्रदेश में दूसरी फैक्ट्री बनाई। कब बनाई, 1616 में। कब, यानी 3 साल बाद, 1613 में उन्होंने कहाँ बनाई, आपकी गुजरात की सूरत में बनाई, और 1616 में उन्होंने बनाई यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये चीज़ें क्या बनाते थे, है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज़ें बनाती थी, देखो प्रोडक्ट्स क्या थे इसके। याद रहता है तो रखो, नहीं रहता तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आइडिया रखो। कॉटन बनाते थे, सिल्क बनाते थे, इंडिगो डाई बनाते थे, शुगर, यानी शुगर भी बनाने लगे। ये शुगर कारखाने जो आज चलते हैं ना, ये भी उन्हीं की देन है। सॉल्ट, स्पाइसेस, सॉल्ट पैल्ट्री, टी, स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड जानते हो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, गुलामों की उधर इधर खरीदनी, लोगों को खरीदते थे, है ना, यानी जुल्म। अब इसको मान लो आप, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड क्वार्टर आपका था, ये था आपका ईस्ट इंडिया हाउस लंदन। कहाँ, ईस्ट इंडिया हाउस लंदन में था ये, लंदन जिसे ग्रेट ब्रिटेन उस ज़माने में बोला करते थे। अब ये कंपनी क्या थी, इंटरनेशनल कंपनी थी, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ में और थी, है ना। ये क्या करती थी, ये बिज़नेस करती थी। अब यहाँ एक बात याद रखो, अगर याद रहती है, ये मैंने एक पॉइंट ऐड किया था। जो सबसे पहले इंडिया बंदा आया वो था वास्को डी गामा। क्या था, वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, पुर्तगीज था। क्या था, पुर्तगीज था। ये आया था मालाबार कोस्ट में। कहाँ आया था, मालाबार कोस्ट किसको बोलते हैं जनाब, मालाबार कोस्ट मेरे ख्याल से बोलते हैं आपके जहाँ केरला को, गोवा केरला वाली साइड, वहाँ आया था ना, बिल्कुल वहीं आया था। तो वास्को डी गामा के साथ और एक बंदा आया था। कब आए थे ये, 1498 में आया था। कौन, पुर्तगीज वास्को डी गामा अराइव्ड मालाबार कोस्ट वया सी रूट, है ना। उसके बाद जब 1 साल और हो जाता है, फिर एक बंदा आता था, ब्रिटिश बंदा आता था। कौन आता था, यानी कौन आया, आता था का मतलब एक बंदा आया, वो ब्रिटिश से आया। वो कौन था, ब्रिटिश का पहला बंदा जो यहाँ पर आया वो था जॉन मिडल माइल्डन हॉल। क्या था, माइल्डन हॉल, जॉन माइल्डन हॉल। इसने यहाँ के किंग्स के साथ मुलाकात की और उनको कहा कि मैं ईस्ट इंडिया का कंपनी का बंदा हूँ, हम यहाँ चाहते हैं कि हम अपना इंडिया में अपनी फैक्ट्रियाँ लगाए, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें। कुछ किंग्स ने नहीं माना, कुछ ने इधर इधर हो गया, तो बहरहाल इसको एक एंट्री मिल गई इंडिया में, ये आ गए। उसके बाद उन्होंने सूरत में अपना काम शुरू किया, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर बंगाल में पहुंच गए। तो उसी के साथ फिर ये लोगों को क्या हुआ, इसी के साथ फिर और एक चक्कर चला, वो मैं आगे समझा दूंगा क्या हो गया। यहाँ तक आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का समझ में आ गया, ठीक है जी। ये एलिफेंट लोगो हैं, ये लास्ट पर मैं बताऊँगा आपको ये क्यों है, क्या है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर, हाँ ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो पूरा लिखा है, ये इसके बारे में नीचे मैंने एक लाइन लिखी है शॉर्ट, मैंने लिखा है, अगर आपको समझ नहीं आता है, हैंडमेड एक पिक नीचे बनाइए, उससे आपको समझ में आएगा ये ऊपर क्या लिखा है। चलिए हैंडमेड पिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई, उन्होंने बिज़नेस यहाँ शुरू किया, समझ में आ गया, ये किया उन्होंने ट्रेड इंडिया में शुरू। कब किया,
16वीं सेंचुरी में। मैंने बोला था ना आपको 1608 में, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा यहाँ 1600 लिखा है, ठीक है जी। 1600 में इंडिया आ गई। उसके बाद काफ़ी देर तक इन्होंने अपना बिजनेस यहाँ एक्सपेंड किया, जैसे एक नॉर्मल सी कंपनी करती है ना, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लेती है, तो कंपनी एक्सपेंड करती गई करती गई करती गई, बिजनेस एक्सपेंड होता गया, ठीक है जी। इसी दौरान उन्होंने एक चीज़ देखा यहाँ पर, यहाँ के किंग्स जो थे ये सिर्फ अपनी मस्ती में थे, इनको लोगों की कोई फिक्र विक्र नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उस सिलसिले में उन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ जो है ना, इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा चलो यार इसका एडवांटेज ले लेते हैं, क्यों ना हिंदुस्तान की जितने भी लोग हैं इनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए और इनको गुलाम बनाया जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर मार्कर से लिखा हुआ है एरो के ऊपर नीचे, ठीक है ना, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यही कि यहाँ के किंग्स, यहाँ के लोग किंग्स से खुश नहीं है, किंग्स को लोगों की परवाह नहीं है, लोग गरीबी से मर रहे हैं, भूख लाचार बेबस है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ की क्या की, इनको एक एडवांटेज मिल गया, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। क्या किया, कब्ज़ा कर लिया यहाँ के 2-4 किंग्स से, उनकी वो मतलब किंगडम छीन ली, और उनको दीवानी यहाँ की मिल गई। दीवानी यानी रूल करने का चांस मिल गया। तो सबसे पहले 3 स्टेट जो उन्होंने ओक्यूपाई की, वो यानी कनकर की, जो उन्होंने ले ली, वो कौन सी थी, सबसे पहले उनको मिल गई दीवानिया, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। मैंने यहाँ ओडिशा लिखा है, लेकिन उस ज़माने में ओडिशा बोलते थे ना, मैंने आज का ही नाम लिखा है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आप देखो, इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन 3 स्टेट्स पर कब्जा किया और यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई। कहाँ, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। और इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने गवर्नर अपना बनाया। क्या बनाया, गवर्नर बनाया। क्या बनाया, गवर्नर, ठीक है जी। बड़ा आगे तो ब्रिटिश लोगों ने और कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा कर लिया, तो इसने पूरे इंडिया क्या क्या किया, इसने बहुत सारे एरियाज़ पर कब्ज़ा कर लिया। क्या कर लिया, बहुत सारे एरियाज़ पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ पर कब्ज़ा कर लिया, तो ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया। किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कंट्रोल में अब ले लिया। क्या लिया, अपनी कंट्रोल में, यानी अब ये कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बन गई। क्या बन गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बन गई। और अब ब्रिटिश क्या करने लगे, ब्रिटिश ने खुद रूल यहाँ पर शुरू करना किया। क्या किया, थ्रू कंपनी खुद रूल शुरू किया, रूल करना। और अब गवर्नर नहीं बन रहे, अब गवर्नर जनरल बना दिए पूरे इंडिया का। क्या बना दिया, गवर्नर जनरल, जितने भी एरिया उन्होंने कैप्चर किए। ये कब किया उन्होंने, दीवानी कब मिली उनको, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर 1765 है ना, ये डेट याद रखो। और 1773 में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। किसको ले लिया अपने कंट्रोल में, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती है, लोग अराइज होते हैं इनके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो अब क्या होता है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड करती है यहाँ पर कंपनी रूल। अब ब्रिटिश खुद, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, वो रूल करना शुरू करती है इंडिया पर। क्या करना पड़ती है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद रूल करती है पूरे इंडिया पर, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। ये कब की बात है, ये होता है आपका 1857 के बाद, जब ब्रिटिश यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनी जो ब्रिटिश एक कंपनी के थ्रू यहाँ रूल करती है। अब ये कहती है कि 1857 के बाद क्या होता है, ये आपका रूल यहाँ पर खुद करती है, कौन, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। अब गवर्नर जनरल हटाकर उसका नाम वाइसराय बनाया जाता है। अब आ गया पूरा इंडिया जो था ब्रिटिश के कंट्रोल में, यानी डायरेक्ट ब्रिटिश प्रियम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब कोई कंपनी वंपनी बीच में मिडल मैन नहीं है। अब याद रखो, अब ये वाइसराय जो बना 1858 में, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है 1947 तक, ये रूल करती है। कौन करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस पीरियड को बोलते हैं किस, 1858 से लेकर 1947 तक, इसको बोलते हैं क्राउन रूल। क्या बोलते हैं, क्राउन रूल, यानी ब्रिटिश क्राउन जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो खुद रूल करने लगी इंडिया पर, तभी जाकर इसको बोलते हैं क्राउन रूल। क्या बोलते हैं, क्राउन रूल। अब और एक चीज़ यहाँ पर याद रखो, ये जो आपका यहाँ से है 1773 से लेकर 1858 तक, इसको बोलते हैं कंपनी रूल। क्या बोलते हैं,
कंपनी रूल, यानी इस दौरान यहाँ सिर्फ ब्रिटिश रूल करता था लेकिन थ्रू कंपनी करता था। ठीक है जी, समझ में आ गया, याद रखो। उसके बाद 1847 में 1947 में इंडिया को क्या मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है। क्या मिलती है, इंडिपेंडेंस। ये डिवाइड होता है, क्या होता है, दो हिस्सों में। लेकिन यहाँ इंडिया इंडिपेंडेंस मिलती है लेकिन डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिलता है, डोमिनेंट रहता है, यानी अभी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में है। अब इंडिया अलग कंट्री है, सेपरेट है, ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश से अलग है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, अभी तक ब्रिटिश के ही कंट्रोल में थी। इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट इंडिया। यानी 1947 से लेकर 1950 तक इंडिया किस फेज में था, आप बोलोगे डोमिनेंट इंडिया था। डोमिनेंट यानी पूरी फ्रीडम नहीं थी, 100% फ्रीडम इंडिया को नहीं मिली थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। फिर इंडिया बना रिपब्लिक 1950 में। कब बना, तब ये बना सोवेरियन। क्या बोला, सोवेरियन। सोवेरियन मतलब अब इंडिया 100% फ्री है, अब ब्रिटिश कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं। अब इंडिया पूरा का पूरा सेपरेट है, अब उसके मामले में कोई मुदाखलत नहीं करता है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ वो तो आगे आपको यहाँ तक पूरा का पूरा पता है। अब इस चीज़ में ये जो मैंने फिगर बनाई है, इस फिगर में याद रखने की क्या ज़रूरत है, ये मैंने ऊपर बताया इंडिया कब आई, फिर उसने क्या देखा, इंस्टेबिलिटी देखी। यहाँ पर उसने क्या किया, उस कंपनी ने, उसने 1765 में क्या किया, 3 स्टेट्स पर कब्जा किया और वहाँ पर अपना हेड बनाया, उसका नाम रखा गवर्नर। उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ टाइम बढ़ गया, 1765 से लेकर 1773 तक। 1773 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। कंपनी अभी भी रूल कर रही थी लेकिन कर रही थी अकॉर्डिंग जैसा उसको बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रही थी। फिर क्या हुआ, फिर उसी दौरान रिवोल्ट होता है। क्या होता है, रिवोल्ट 1857 का। तो उसके बाद क्या होता है, कंपनी को साइड करके ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद इंडिया में रूल करती है। क्या करती है, खुद रूल करती है। कब, 1858 से लेकर 1947 तक। 1947 में इंडिया फ्री होता है लेकिन 100% फ्री नहीं होता है, डोमिनेंट होता है। यानी कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक किस में, ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। यही हाल पाकिस्तान के साथ भी था। ठीक है जी, वो भी तब डोमिनेंट था। उसके बाद 1950 में ये रिपब्लिक बना और सवेरियन बना, यानी फुल 100% इंडिपेंडेंट। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है इंडिया डोमिनेंट, इंडिया 1950 में क्या बना, आप बोलेंगे सवेरियन बना, 100% फ्री। अगर आपको पूछा जाए कि क्या इंडिया 100% फ्रीडम मिली थी 1947 में, आप बोलेंगे सर नो, नहीं मिली थी। तो कब मिली हमें 100% फ्रीडम, आप कहोगे 1950 में हमें 100% फ्रीडम मिली, जब हम सवेरियन बन गए। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब याद और रखो, और एक चीज़ से याद रखो, 1773 से लेकर 1858 तक जो भी कंपनी ने, ब्रिटिश ने रूल किया थ्रू कंपनी, उसको बोलते हैं हम कंपनी रूल। क्या बोलते हैं, कंपनी रूल। उसके आगे 1858 से लेकर 1947 तक जो ब्रिटिश ने रूल किया, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, इसको बोलते हैं क्राउन रूल। इसी क्राउन रूल के दौरान आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। समझ में आ गया, यहाँ से ही अराइज हो गया कंसेप्ट वनसेप्ट सब कुछ, और इसी में बन भी गया। और ये देखो ये कितना टाइम था, ये था तकरीबन मेरे ख्याल से 90+ ईयर्स थे ये, आप देख लेना। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा लोगो है, ये हमारी मेल आईडी है, बिल्कुल आप यहाँ पर मेल करके हमें पीडीएफ के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और सबसे पहले देख लेते हैं टाइम। ठीक है जी, अब देखो पेज कितने पढ़ने हैं, अभी बहुत पेज पढ़ने हैं, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप याद, एक जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ वो ज़रूर याद रखना, पीछे आपको याद रखा होगा जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की। अगर आपको पूछा जाए सबसे पहले किसने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, सबसे पहले आप बोलेंगे M.N. रॉय। किसने की थी, M.N. रॉय। हालांकि इससे पहले भी किसी बंदे ने बताया था। अगर आप देखोगे यहाँ पर 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, उसने एक बिल लाई थी, स्वराज बिल, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाई थी स्वराज बिल। या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लाया था किसने, एनी बेसेंट ने। ये दोनों चीज़ें भी बोलती थी, हमें क्या बोलती थी, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। लेकिन तब थोड़ा सा अवेयरनेस उतनी नहीं थी,
और ज़्यादा इसकी तरफ लोग नहीं गए। ठीक है, हालांकि इन दो लोगों ने पहले ही थोड़ा सा कुछ कहा था, लेकिन सबसे पहला जो बंदा था इंडिया में जिसने बोला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, उसके बाद हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो कौन था? वो था एम एन रॉय। कौन था? एम एन रॉय। ये कम्युनिस्ट है ना, जैसे कम्युनिस्ट चाइनीज़ वाले, ये उसी पार्टी का एक मेंबर था, है ना। इसने दिसंबर 1934, ये देखो यहाँ पर लिखा है, ये पूरा का पूरा पॉइंट, दिसंबर 1934 में एम एन रॉय ने बोला, क्या बोला? कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इंडिया के लिए। क्या चाहिए? हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। यानी द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड दैट वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इज, कौन था वो था हमारे पास एम एन रॉय। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहला आइडिया किसने दिया था, यानी आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किसने? एम एन रॉय। याद रखो, इसी बंदे ने इसका आइडिया भी दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पहले इसने ही बोला था। क्यों? इसने पहले बोला था हमने कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फिर साथ में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको हम ही बनाए, जो हमारी हो, और उसी में हम बनाए अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद कांग्रेस का एक सेशन होता है, हिस्ट्री में भी ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद एक सेशन होता है आपका कांग्रेस का, जिसके उस टाइम प्रेसिडेंट होते हैं आईएनसी का एक सेशन होता है। कब होता है? अप्रैल अप्रैल 1936 में होता है। देखो कि इंटरेस्टिंग है, उसमें कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? पी एल नेहरू, पी जे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसने भी बोला, क्या बोला? कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। यानी दूसरा बंदा था, पहला कौन था? पहला था एम एन रॉय, और दूसरा था आईएनसी। आईएनसी के बिहाफ पर किसने बोला था? आईएनसी के बिहाफ पर बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब बोला था उसने? लखनऊ सेशन में, आईएनसी के लखनऊ सेशन में उसने बोला था। ये जो सेकंड पॉइंट में उसने बोला था 1936 में कि हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बोला जो क्राउन रूल था उसी के दौरान हमारे पास क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम लगा? 2 साल 11 दिन, 11 महीने और 18 दिन, यानी कुल मिला के 3 साल के नज़दीक। और जो कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, उसका हेड कौन था? उसका हेड था BR अम्बेडकर। और उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने क्या किया? उसने 60 कंट्रीज़ वो घूमे। मैंने आपको बताया ना, फंडामेंटल राइट्स में भी बताया था आपको, 60 कंट्रीज़ में घूमे वो। 11 सेशंस उसने किए, 11 सेशंस उसने किए, यानी मीटिंग्स उन्होंने की। और उस ज़माने में 64 लाख 64 लाख रुपीस खर्चा आया, यानी उनके घूमने का, इधर इधर सेशंस करने का। तब जाकर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब याद रखो 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, हमारी फ्रीडम से पहले हमारे पास क्या बनी? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 29 अगस्त, यानी 15 अगस्त को इंडिया फ्री हुआ ना। 15 अगस्त के बाद, कितने अगस्त हो गए ये? 15 अगस्त के बाद 14 दिन के बाद 29 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई जिसका हेड BR अम्बेडकर बनाया गया। उस कमेटी का नाम रखा गया, क्या रखा गया? उसका रखा गया ड्राफ्टिंग कमेटी। और उनको कहा गया कि हमें बना कर दे दो आप कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बना कर दे दो? कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इतना टाइम लिया, इतने पैसे लिए, ये आपको मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। ठीक है जी। याद रखो उस कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के 6 मेंबर्स थे। एक उसका चेयरमैन था BR अम्बेडकर, और 6 मेंबर्स और कौन थे? एक था KM मुंशी, मोहम्मद सईदुल्लाह, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर, N महादेव राव। अच्छा, जिसने N महादेव राव था ना, इसने रिप्लेस किया था किसको? किया था BL मिटर, जिसके कुछ हेल्थ इश्यूज थे। उसने बोला मैं नहीं रह पाऊंगा इस कमेटी में, तो उसके बाद महादेव को रखा गया था। और कमेटी का चेयरमैन कौन था? भीमराव अम्बेडकर। ये देखो इस कमेटी की पिक उस ज़माने की, ये थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। कितने मेंबर हैं? 1 2, ये अम्बेडकर है, 3 4 5 6 7 बंदे थे ये पूरे के पूरे इस कमेटी में। समझ में गया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कितना टाइम उनको लगाया? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 64 लाख, 60 कंट्रीज़ घूमे, 11 सेशंस किए। ठीक है जी।
और 11 सेशन उन्होंने कितने दिनों में किए, 165 दिनों में उन्होंने ये किए, यानी एक एक सेशन कई कई 5-5 10-10 दिन चलता था। ठीक है जी, अब आ जाओ ऊपर। ठीक है जी, ये समझ में आ गया, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बोल दिया। ठीक है जी, साथ में 2 कमेटियाँ ही बनाई गई थी खास, जो हमारी असेंबली में है, इसमें 2 तरीके से मीटिंग्स हुआ करती थी। एक मीटिंग हुआ करती थी लेजिस्लेटिव बॉडी की, एक हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी सिर्फ ये थी जो ये बनाते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और लेजिस्लेटिव बॉडी मिला करती थी क्या, ये बनाती थी बाकी कानून जो हमारी ज़रूरत चाहिए थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, यानी कोई CRP कुछ ऐसे कानून बनाते थे। और ये अल्टरनेट डेज पर मिला करती थी, यानी एक दिन ये मिलती थी, दूसरे दिन ये बॉडी मिलती थी, तीसरे दिन ये होते सारे मेंबर हुआ करते थे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, है ना। एक दिन मिला करते थे ये कानून बनाने करते, एक दिन मिला करते थे इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आ जाओ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, अटेम्प्ट्स इसमें कैसे रहे, क्या रहे, अटेम्प्ट्स कैसे रहे। शायद मैंने फिगर इसमें डाल रखी होगी। ठीक है जी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अलग पढ़ाऊंगा, यहाँ देख दो। सबसे पहले क्या हुआ, अटेम्प्ट्स कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। सबसे पहले जब इंडियंस ने बहुत ज़्यादा इनको तंग किया ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि अगस्त 1940 में, अगस्त 1940 में उन्होंने एक ऑफ़र दिया गवर्नमेंट इंडिया वालों को दिया, किन, इंडिया के INC और मुस्लिम लीग 2 रिप्रेजेंटेटिव से, एक INC एक मुस्लिम लीग, जो लड़ते थे फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा। ये 2 पार्टियां बहुत बड़ी थी, ये मुस्लिम्स की थी, हालांकि ये इसमें मेजॉरिटी हिंदू ही थी, लेकिन इसमें भी मुस्लिम्स भी बहुत सारे थे, किसमें, INC। तो अगस्त 1940 में क्या हुआ, जो इंडिया का था, इंडिया के जो लीडर्स है, इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा तंग किया था। अगस्त 1940 में क्या किया, एक अगस्त ऑफर दिया गया, किनको, ये जो हमारे लीडर्स थे INC और मुस्लिम लीग के। तो इनको क्या कहा गया, उस ज़माने में कौन था हमारे पास, उस ज़माने में हमारे पास वाइस राय कौन था, ये याद रखो आप, मैं जूम करने जा रहा हूँ। वाइस राय था अगस्त ऑफर में लॉर्ड लिंगलिथगो। कौन था, लिंगलिथगो। कौन था, लिंगलिथगो। लिंगलिथगो ने क्या कहा, इसने इनको कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है। क्या चल रहा है, मैंने यहाँ ये 2 लिखा है, ये देखो, एक मिनट, मैंने ये 2 लिखा है, हालांकि मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है, चलेगा ये भी। लॉर्ड लिंगलिथगो था तब, क्या था, वॉइस राय इंडिया, यानी इंडिया का हेड, जो कहाँ का था, ब्रिटिश का, जिसको ब्रिटिश ने रखा था। इसने इनको कहा कि इंडियंस जो थे, इंडियंस जो अगर हमें हेल्प करेंगे, किस में, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, अगर इंडियंस हमें हेल्प करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनको दे देंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर दे देंगे, जो क्या करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, है ना। और साथ में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने विटो इसमें रखा, मुस्लिम लीग को विटो, यानी अगर मुस्लिम लीग यस बोलेगी तो यस, अगर मुस्लिम लीग नो बोलेगी तो नो। INC का 0 रोल रखा है इसमें। तो INC का जब रोल 0 रहा तो INC ने इसको रिजेक्ट कर लिया, क्या किया, रिजेक्ट। और साथ में बहुत सारे लीडर्स ने बोला नहीं भाई, हमने नहीं करना, आप, हमने पता है आपके वादे कैसे हैं। उस टाइम क्या था, उस टाइम वो इटली, जर्मनी और जापान थे ना, वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने पर चले हुए थे, तो जापान उस टाइम रेज हो रहा था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसी तरह जो क्या हुआ, अगस्त ऑफर फेल हुआ, क्यों, एक तो साथ में उन्होंने ये बोला कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कर देंगे और साथ में आपको मौका देंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, यानी फ्रीडम वीडम के बारे में कोई ऐसी जिक्र नहीं आई। तो उसके बाद क्या हुआ, तो INC ने एक तो रिजेक्ट कर लिया, क्यों, क्यों, मुस्लिम लीग को विटो था। दूसरा, INC ने कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। कुछ लीडर्स ने कहा हमें इनके वादे पर कोई भरोसा नहीं है, तो बिल्कुल फेल हो गया ये। ठीक है जी, क्या फेल हो गया हमारे पास, अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर में, या ऑफर में आप क्या याद रखोगे, अगस्त ऑफर में वॉइस राय कौन था, आप कहोगे लॉर्ड लिंगलिथगो। अच्छा, इसमें और क्या था, मुस्लिम लीग को विटो था, क्या था, विटो था। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, गांधी जी ने इसके बाद सत्याग्रह शुरू किया, क्या किया, वो सत्याग्रह था ना, वो इसी के बाद गांधी जी ने शुरू किया था। इसमें क्या कहा गया था अगस्त ऑफर में, ब्रिटिश ने कहा इंडियंस को आप हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में सपोर्ट करो, उसके बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका दे देंगे। लेकिन उसके बाद INC ने इसे रिजेक्ट कर लिया, गांधी जी सत्याग्रह पर चले गए और बिल्कुल ये फेल हो गया। ये देखो, ये हमारे लॉर्ड लिंगलिथगो भाई है,
जो उस ज़माने के वाइसराय हुआ करते थे। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिंगलिथगो ने ये ऑफ़र दिया था इनको। ये देखो लॉर्ड लिंगलिथगो, ऐसी इसकी फ़ोटो थी। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट जो था इंडियंस को मिला था, इंडियंस ने उसे बिल्कुल, इंडियंस में मतलब आईएनसी और मुस्लिम लीग, इन्होंने बिल्कुल उसको वेस्ट कर लिया, और उसको वेस्ट भी और रिजेक्ट भी कर लिया कि भाई हमें आपकी जो ये फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी बेस वाला काम नहीं चाहिए, हमें चाहिए वही जो हम कहेंगे। फिर टाइम गुजरा, 1940 के बाद 2 साल हो गए। 2 साल के बाद फिर इन्होंने उनको तंग करके रखा था ना, तो तब जाकर क्या हुआ, मार्च ऑफर 1942 मिला। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक दूसरा नाम भी बोल देते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ, क्रिप्स मिशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्स मिशन। क्या बोलते हैं, यानी क्रिप्स एक बंदा था, इसको भेजा था ब्रिटिश ने, है ना, ब्रिटिश ने भेजा कि जाओ आप क्या करो, आप जाकर इनके साथ बातचीत करो। क्रिप्स ऑफर क्या हुआ, देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये भी फेल हुआ। क्यों हुआ, गांधी जी कॉल्ड इट एज पोस्ट डेटेड चेक। ब्रिटिश टोल्ड इफ मुस्लिम लीग आईएनसी आर रेडी, both Muslim dominant separate Pakistan and INC start Quiet India movement as a result of British cabinet। ठीक है जी, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि अगर दोनों बंदे रेडी है, एक ऑफर दिया गया था, है ना, उसमें अगर दोनों बंदे रेडी है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखो आप, इसमें क्या हुआ, इसमें आपके जो ये क्रिप्स जो थे, इसमें और एक बात याद रखो, वाइसराय कौन था, राइसराय वही था, लॉर्ड लिंगलिथगो। लिंगलिथगो इसमें भी था, लेकिन क्रिप्स आया था। क्रिप्स ने क्या कहा, अगर मुस्लिम लीग और दोनों ये रेडी है, तब जाकर हम क्या करेंगे, हम इसमें हम आपको दे देंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का मौका दे देंगे, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने इसे कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, हमें नहीं चाहिए, और इसी के साथ ये भी रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग ने एक चीज़ की, मुस्लिम लीग ने कहा अब हमें चाहिए भाई, हमने अब नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए हमें, हमें कॉन्स्टिट्यूंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पाकिस्तान। मुस्लिम लीग अलग निकली, उसने कहा पाकिस्तान दे दो, और जो आईएनसी है उसने स्टार्ट क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की। क्या की, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी इंडिया से निकलो, आप हमें छोड़ दो। बिल्कुल, ये कौन था, ये लॉर्ड लिंगलिथगो था। अब ये जो ऑफर था इसमें मत जाओ आप इतना याद रखो, गांधी जी ने इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक, एक फॉर्मेलिटी की तरह, है ना। इस तरह हमारे पास क्या हुआ, मार्च ऑफर भी रिजेक्ट हो गया। अगर मार्च ऑफर आपको पढ़ना है तो आप मुझे बताना, इसके ऊपर मैं अलग लेक्चर ले आऊँगा। लेकिन हम सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत कहाँ से होगी। ठीक है जी, अब आप देखो, ये थोड़ा मैंने फिर भी आइडिया यहाँ आपको दिया है। सर, ये जो अनाउंसड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ऑन मार्च 1942 सीक द इंडियन सपोर्ट ऑन द सेकंड वर्ल्ड वार। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वार में आप हमें सपोर्ट करो, ये मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किए है, विल अलाउ देम टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिम लीग वाज गिवन वीटो। हाँ जी, देखो ये जो यहाँ है ना, ये लाइन मैंने इसमें गलत लिखी है। इसमें इतना था, जो मुस्लिम लीग को विटो दिया गया था, इस विटो के बेस पर इसे आईएनसी ने रिजेक्ट किया था। किसको, अगस्त ऑफर को। लेकिन ये जो हमारा ये यहाँ पर है ना, ये जो जब आया था, क्रिप्स आया था, क्रिप्स ने बोला था आप हमें वर्ल्ड वार सेकंड में सपोर्ट करो, वो लाइन मैंने ऊपर वाले में लिखी है गलती से, तब जाकर हम आपको क्या करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद क्या किया, गांधी जी ने कहा भाई पोस्ट डेटेड चेक है, हम भरोसा नहीं करेंगे आप पर, तो हमें नहीं चाहिए। और मुस्लिम लीग ने कहा हमें नहीं चाहिए अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमें चाहिए पाकिस्तान। ठीक है जी, अब आ जाओ, तीसरा आ गया पर 1946 में एक ही प्लान आ गया। क्या आ गया, वॉइस रॉय वेवल। उन दिनों वॉइस रॉय कौन था, वेवल था। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 बंदे भेजे, एक यही क्रिप्स था, एक पैट्रिक लेवरेंस था। पैट्रिक लेवरेंस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, ये प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ द ट्रेड था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंड्रा, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। ये भूल जाओ इनके प्रोफेशनल्स क्या थे, ये 3 बंदों के याद रखो नाम, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लेवरेंस, एवी अलेक्जेंड्रा। ये 3 बंदे भेजे गए तीसरी बार कैबिनेट मिशन प्लान में। तो इसमें क्या हुआ, ये फेल भी हुआ, पास हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक राइट मिल गया, और ये एक एक्सेप्ट किया गया, और इंडिया को बन गई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गॉट सक्सेस इन फॉर्मेशन
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसके बाद क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई। तो किसके ज़रिए बनी हमें सक्सेस, ये किसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला, वो कौन सा ऑफर था, आप कहोगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 वॉइस रॉय वेवेल था। यहाँ पर से आगे बनता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके बाद कब बनती है, ये बनती है आपकी 9 नवंबर 1946 को। कब बनती है, 9 नवंबर 1946। और याद रखो गांधी जी और जिन्ना मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये कैसे मेंबर नहीं थे, इन्हें किसी ने फोर्स करके बाहर नहीं रखा या इनको बाहर रखा नहीं गया, ये अपनी मर्जी से बाय दियर ओन विल, मैंने लिखा है बाय दियर ओन विल, ये मेंबर नहीं बने किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद क्या है, इसमें वोटिंग जो रूल रखा गया 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन लोग के लिए एक लीडर रिप्रेजेंट किया जाएगा। वोटिंग का टाइम नहीं था उस टाइम, यानी अगर इंडिया की 1 करोड़ आबादी थी, 1 मिलियन, अब देखो वो कितने बंदे बन जाते हैं, 1 मिलियन, मेरे ख्याल से 1 मिलियन तो होते हैं 10 लाख, 1 मिलियन होता है 1 लाख शायद, चलो मेरी अगर गलती भी होगा, मैं फिलहाल यहाँ लेता हूँ 1 मिलियन 1 लाख होता है, यानी 1 लाख बंदों को एक बंदा रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर उस टाइम इंडिया की आबादी थी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ, है ना, मैं जल्दबाजी में बोल रहा हूँ, 10 लाख यानी 10 मेंबर होंगे। फिर इसी तरह 1 मिलियन रूल इसी को बोलते हैं, एक बंदा यानी एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करेगा 1 मिलियन लोगों को, ठीक है जी। अब वोट इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक किया गया मुस्लिम कैटेगरी के वोट, सिख कैटेगरी के वोट और जनरल में हिंदू और बाकी जितने अदर रिलीजन्स थे उनको इंक्लूड किया गया। और टोटल मेंबर्स कितने थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, 389। देखो अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन कब हुई, 1946 में हुई। इसमें पहले कितने मेंबर्स थे, 389। उन 389 में क्या थे, 296 ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। 296 जो थे ना ये ब्रिटिश इंडिया वाले, ये वो थे जहां ब्रिटिश रूल करते थे, और 93 मेंबर्स वो रिप्रेजेंट किए गए जो प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि आप ये मेंबर्स हमें दे दो, है कि नहीं, 93 प्रिंसली स्टेट्स में। अब देखो इन्होंने ये जो है ना ये प्रिंसली स्टेट्स, इन्होंने कहा कि हमें किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें इंडिया नहीं चाहिए, इन्होंने ये मेंबर्स कभी नहीं दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये 296 जो थे जो पूरे ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, इन्होंने क्या किया, इधर इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। उसके बाद इलेक्ट किया गया 1 मिलियन रूल, यानी 1 मिलियन में से एक बंदे को उठाया गया लीडर, यानी 1 मिलियन बंदों का लीडर एक बंदा होगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या किया गया, कांग्रेस ने यहाँ पर इलेक्शन में कितने जीते, 208, मुस्लिम लीग ने जीते कितने, 73, और अदर्स ने जीते 15। अब देखो आगे क्या होता है, ये हो गया प्रिंसली स्टेट्स, क्या हो गया, प्रिंसली स्टेट्स इन्होंने फुलफिल नहीं किया। और ये 296 जो थी ब्रिटिश के अंदर, इनमें 2 तरीके की स्टेट्स थी। 292 थी गवर्नर प्रोविंसेस वो हुआ करती थी जो आजकल की स्टेट जैसी है। और 4 थी हमारे पास चीफ कमिश्नरेट प्रोविंसेस मतलब हो गई जो आज की यूटीज़ हो गई। यानी 292 क्या थी, स्टेट्स थी, और 204 हमारे पास क्या थी, 4 यूटीज़ थी। अब आगे बढ़ जाओ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऊपर आपको समझ में आ गया, ठीक है जी। इन्होंने मेंबर्स कभी नहीं दिए, ठीक है जी। इधर इलेक्शन हुआ तो किसने कुछ जीता, ठीक है जी। अब ये 389 जो थी ना, इस 389 में टोटल प्रिंसली स्टेट्स मिलाकर या गवर्नर कमिश्नर प्रोविंसेस मिलाकर 389 में से क्या हुआ, 90 पाकिस्तान को चले गए और 299 इंडिया में रह गए, ठीक है जी। ये पाकिस्तान को ये लीडर्स चले गए, इन्होंने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, और ये रह गए इंडिया में। इंडिया में जो 290 थे ना, इसमें 229 ब्रिटिश इंडिया के थे और 7 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने थे, 7 प्रिंसली स्टेट्स थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये हो गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास कैसी बनी, इस तरीके से हमारे पास बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन फिगर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना या एक बार बना लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ एक बार फिर से बोल दूँगा, जब इंडिया में ब्रिटिश ने कहा चलो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ,
तो पूरे कितने मेंबर्स थे सबसे पहले इंडिया में? आप बोलोगे 389। उनमें से प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स कितने थे? आप बोलोगे 93। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश जिन पर खुद कंट्रोल करता था वो 296 था। और जब उनमें इलेक्शन किया गया 296 में, और उधर कितने जीते? 208 कांग्रेस ने जीते, 73 मुस्लिम लीग ने जीते, 15 जीते अदर्स ने। ठीक है जी। और 1 मिलियन रूल, 1 मिलियन रूल मतलब 1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा एक बंदा। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास 296, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ तक ये आ गया ना समझ में आपको? ये जो हमारे पास 389 थे, फिर 296 जो थे ना, जो ब्रिटिश के अपने कंट्रोल में थे, इसमें कुछ में गवर्नर हुआ करता था, कुछ में कमिश्नरेट हुआ करता था। और जो गवर्नर प्रोविशनर्स थी वो 292 थी, यानी जो स्टेट्स थी उस ज़माने की, और 4 यूटीज थी, वहाँ हुआ करता था कमिश्नरेट, यानी कमिश्नर बैठा करता था। ठीक है जी। अब नीचे आ जाओ हमारे पास, ये पूरे के पूरे जो इतने सारे मेंबर्स थे 389, इसमें से हमारे पास पाकिस्तान 90 चले गए, 299 इंडिया में रह गए। जो इंडिया में 299 रह गए उसमें से ब्रिटिश इंडिया के कितने थे? 229, यानी स्टेट्स, और प्रिंसली स्टेट्स कितने थे? स्टेट्स और वो मिलाकर दोनों। और ये हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में कितने थे? ये थे 7, जो कुछ 1950 के बाद इंडिया में मिले, कुछ 1952 के बाद इंडिया में मिले। ठीक है जी। ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ये मैंने आपको बताया। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का सबसे पहला कंसेप्ट किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। और इसी ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी सबसे पहला कंसेप्ट इसी बंदे ने दिया था। ठीक है जी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी। पहले कौन सा ऑफ़र मिला, फिर अगस्त ऑफ़र आया, फिर मार्च ऑफ़र आया, फिर कैबिनेट आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, वहाँ पर वो ये फेल हो गया और कैबिनेट मिशन प्लान पास हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंडिया बना और पाकिस्तान बना, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलियाँ बनेगी अलग अलग। ठीक है जी। प्रिंसली स्टेट्स वाई रिप्रेजेंटेटिव चूजन प्रिंसली स्टेट हेड्स। ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली थी इंडिया की। ठीक है जी। उसकी तस्वीर थी सेक्शन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 8 के प्रोविजनस क्या थे? ठीक है जी। कुछ प्रोविजनस अगर देख लेते हो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बन गई। सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एस्टेब्लिश्ड द एक्ट। अब यहाँ पर याद रखो कौन से एक्ट ने इंडिया का जो इंडिपेंडेंस दिया गया ना, तो एक एक्ट बना गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें पार्टीशन जैसे किया गया, पार्टीशन के लिए भी एक एक्ट बनाया ब्रिटिश ने। ठीक है जी। एक एक्ट के तरीके से बनाया, ऐसा नहीं खुद उठाकर पार्टीशन कर दिए, नहीं, एक एक्ट बनाया जाता है हर एक चीज़ के लिए। एक एक्ट बनाया गया, सेक्शन 8 जो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी इंडिया के लिए। ठीक है जी। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान 9646। ये आपको पता है, इसी प्रोविजन किसके बाद बनाएगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ये बनाएगी कैबिनेट मिशन प्लान के बाद। कितने मेंबर्स पहले इसके पास थे? 389। तो उसमें फिर 292 कौन थे हमारे पास? स्टेट्स थे। कमिश्नरेट प्रोविंसेस कितने थे हमारे पास? ये थे हमारे पास 3, और एक चौथा था यहाँ पर, 4 थे, 4 में एक बलूचिस्तान भी था। ठीक है जी। दिसंबर 1946 असेंबली साई कन्वेंसेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा जी, डॉक्टर सत्या एक मिनट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो था ना, इसको सबसे पहले जब 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली मतलब पहला सेशन हुआ है ना। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट बनाए गए 9 दिसंबर 1946 को, वो कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसको क्यों बनाया गया? ये एज में सबसे ज़्यादा बड़ा था, और इन्होंने क्या किया, फ्रेंच में एक प्रैक्टिस होती है कि सबसे जो बड़ा होगा उसी को जाकर प्रेसिडेंट बनाया जाएगा उम्र में। इसी तरह ये था, यहाँ इन्होंने एक फ्रेंच रूल क्या किया, फ्रेंच रूल इम्प्लीमेंट किया, और इसको बनाया गया, क्या बनाया गया? इसको बनाया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये पॉइंट आप याद रखना। ओल्डेस्ट मेंबर था, क्योंकि ये सबसे ओल्ड मेंबर था, एज में नहीं ओल्ड था, ओल्ड मेंबर था, ओल्ड मेंबर।
हो सकता है एज में भी ओल्ड होता है क्योंकि ज़्यादा टाइम बेचारे को हो गया होता, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये पहला प्रेसिडेंट बनता है उसके बाद 2 दिन होते हैं, 9 दिसंबर के बाद 2 दिन करो कितना होता है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा सेशन हो जाता है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का। वहाँ बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनको बनाया जाता है क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स भी और उसके साथ बनाए जाते हैं, ठीक है जी। ये आ गया, यहाँ तक समझो। सबसे पहला हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कब बनाए गए थे, 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को किसको बनाया गया, आप कहोगे 2 दिन के बाद बनाया गया, किसको, ये बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है जी। अब इसमें और ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो मेंबर्स ऐड होते गए इसमें। रिकॉर्ड्स नियर द एंड ऑफ द टेनवर वाज 380, है ना। ये ज़्यादा आप पढ़ोगे कोई बात नहीं, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, है ना। अच्छा जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन थे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ऑन December 9, 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वेंस फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द असेंबलीज ओल्डेस्ट मेंबर एज प्रोविजनल प्रेसिडेंट। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है जी। ये थे हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है जी। कंपोजिशन क्या थी, कंपोजिशन इसमें थी वेस्ट द असेंबली वाज कंपोज्ड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट बंगाल आसाम, ठीक है जी। ये कौन कौन से एरिया था इसमें, ये तो आपको पता है। मुस्लिम लीग वन मेजॉरिटी 80 ऑफ द सीट्स dominated 2 similar sections choose not to participate as a result assembly never convenes separate sections, ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। चेंजेस आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन, डिक्लेरेशन के बाद चेंज क्या हुई, डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया कॉज ए ग्रेटेस्ट चेंज इन मेंबरशिप फॉलोइंग एन इनिशियल लैक ऑफ interest of princely states to begin negotiating their representation with the committee of the assembly. Hundreds of the princely states were going into a larger association over a time and provisions were made for them to elect their representatives in the assembly, ठीक है जी। ये भी आपको समझ में आ गया, ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, चैलेंजेस क्या थी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत सारी चैलेंजेस थी। सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चैलेंजेस ये थी कि मुस्लिम लीग बिल्कुल इनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो कहते हैं हमें तो बिल्कुल पाकिस्तान चाहिए। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज स्प्रेड हेडेड essentially by the Muslim League that was it is Congress Hindu dominated body। कांग्रेस ये हमेशा कहती थी मुस्लिम लीग कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन डोमिनेट कर रहा है, ये कर रहा है डोमिनेट आपका आईएनसी, और आईएनसी में सबसे ज़्यादा कौन है, हिंदू, यानी हिंदू डोमिनेशन कहते थे। बिकॉज ऑफ द ब्रीफ ऑफ द कन्विक्शन दे नेवर इंथ्यूजली पार्टिसिपेट, अच्छा वो तभी जाकर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। की मेंबर्स कौन थे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये याद रखो। मैं ऊपर वाला भी पढ़ा देता आपको, लेकिन लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, और जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इवन आईएएस में भी पूछे जाते हैं, मैं वही पढ़ाने की कोशिश आपको ज़्यादा कर रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट विथ वी.टी. कृष्णमर्ची एंड H.C. मुखर्जी एज वाइस प्रेसिडेंट। ये 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, और राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, ये कब बनाया गया, 11 दिसंबर 1947 को। H.V. अयंगर वाज, अच्छा ये मैं नीचे आपको एक और बड़े लाइन में भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है जी। एडॉप्शन, ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब एडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग, अच्छा ये भी मैं नीचे पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक और पूरा पॉइंट आपको लिख दिया। अच्छा, क्रिटिसिज्म कुछ हुए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, क्या, सबसे पहले क्रिटिसिज्म, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मतलब कोई इलेक्शन नहीं किया गया, ऐसे ही मेंबर्स को बनाया गया, और उन मेंबर्स ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये सबसे बड़ा एक क्या था क्रिटिसिज्म इसके लिए, कि जो हमारी जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें इलेक्शंस नहीं किए गए, लोगों से नहीं पूछा गया, ऐसे ही मेंबर्स बनाए गए, ठीक है जी। दूसरा है नॉट ए सोवेरियन एंटिटी। अब ये क्या था, लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो ब्रिटिश ने इनको बनाई है, और इनको क्या करना पड़ता था,
कानून कोई बनाते थे ना, ये लोग ब्रिटिश के पास पहले जाते थे, जब ब्रिटिश एक्सेप्ट करते थे तब जाकर वो कानून चलता था, कहते कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करो। अगर नहीं करते वो, इनको बहुत मुश्किल हो जाता था वो चीज़ ऐड करने में। यानी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक हिसाब से एक गुलाम की तरह थी उनको, ब्रिटिश को। ये भी एक चैलेंज था, लोग इसलिए भी इसको चैलेंज करते थे। ठीक है जी। चौथा तीसरा था कि ये टाइम कंज्यूमिंग, इसने बहुत टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, यानी करीबन 3 साल लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तब जी जाकर इसको इस बेस पर भी इसको क्या किया जाता था, क्रिटिसिज्म किया जाता था। कांग्रेस डोमिनेशन, यानी इसमें आईएनसी के मेंबर्स ज़्यादा थे, इसलिए भी इसको क्या किया जाता था, इसलिए भी इसको किया जाता था, क्रिटिसिज्म किया जाता था, है कि नहीं। अच्छा जी, इसमें ज़्यादातर जितने पॉलिटिशियंस थे वो लायर्स थे, है ना, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा भी है ना। ये भी किया गया कि कोई और बिजनेस सेक्टर से कोई बंदा नहीं था, अच्छा किसी और साइंटिफिक या मेडिकल हेल्थ इन चीज़ों एजुकेशन से कोई बंदा नहीं था इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। इस बेसिस पर भी लोगों ने ये क्रिटिसिज्म कौन करते थे, लोग करते थे इंडिया के। ठीक है जी। अच्छा, हिंदू डोमिनेटेड थे, मुस्लिम लीग कहती थी यार इसमें हिंदू लीडर ज़्यादा है, वो अपने हिसाब से कानून बना रहे थे, है ना। ये भी इसके लिए क्या था, ये भी एक चैलेंज था किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक क्रिटिसिज्म था, इस बेस पर भी इसको क्रिटिसिज्म किया गया। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आ जाओ आप, ये भी मैं आप ये दो तीन जो चीज़ें मैं छोड़ चुका हूँ ना, ये मैं नीचे पढ़ाऊँगा। अच्छा, कुछ कमेटियाँ उस ज़माने की थी जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। कमेटी का नाम, उसका चेयरमैन कौन था। अच्छा, कमेटी फॉर रूल ऑफ प्रोसीजर, कमेटी फॉर रूल ऑफ प्रोसीजर, इसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। स्टेयरिंग कमेटी थी, इसका चेयरमैन था राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ, इसका भी राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, क्रेडेंशियल कमेटी थी, इसका था अलादीन अलादी कृष्ण स्वामी आयर। अच्छा, हाउसिंग कमेटी थी एस प्रतिभा सीतामैया। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद। अच्छा जी, ये याद रखने की ज़रूरत, मैं वही पढ़ाऊँगा। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, याद रखो। अच्छा, कमेटी फॉर द फंक्शंस ऑफ असेंबली ऑफ, ये भी रखो, जीवी मावालंकर। ठीक है जी। अच्छा, स्टेट्स कमेटी ये भी बताया। एडवाइजरी कमेटी वल्लभ भाई पटेल, ये याद रखो आप। माइनॉरिटी कमेटी याद रखो, ये दो ज़रूरी याद रखो। देखो, यूनियन कमेटी याद रखो जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, ये तो किसी भी हालत में आप याद रखो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसी ने बनाया है, किसने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने। लास्ट पर ये जो चीज़ है ना, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये भाई साहब आप दिमाग में बिठा के रखो। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे जहाँ जहाँ भी आपको पॉलिटिक्स पूछी जाती है ना, इसमें से डेफिनेटली यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन। देखो, नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई ऑफ 1947। जो नेशनल फ्लैग है ना, तिरंगा इंडिया का, ये कब अडॉप्ट किया गया, इसको कब एक्सेप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है जी। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो था, इसको कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है जी। इंडिया ने कॉमनवेल्थ के लिए अपनी मेंबरशिप को कब रेक्टिफाई किया, मई 1949 में किया था। ठीक है जी। अच्छा जी, राजेंद्र प्रसाद फ्री इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, समझ में आ गया। अच्छा जी, कब बने वो, फ्री इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको पता है। वो कब बने, आप बोलोगे 26 जनवरी 1950, नहीं, 24 जनवरी 1950 को वो फ्री इंडिया के प्रेसिडेंट बने। उससे पहले भी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, लेकिन वो था किस में, वो थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद तब तक हमारे पास क्या था, गवर्नर जनरल ही था, किसका, ब्रिटिश का। उसके बाद ये आ गया, इसको बनाया गया फर्स्ट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। बी एन राव, ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी लीगल एडवाइज़र था, किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अच्छा, अयंगर क्या था, अयंगर थे हमारे पास सेक्रेटरी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है जी, याद रखो। मुखर्जी वाज ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी आई लिखा है ना, सी ए मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सी आई यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी पिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की थी ना, उस जमाने कंप्यूटर कम हुआ करते थे, हाथ से बनाई हुई पिक थी, वो किसने बनाई थी, वो थी हमारे पास ड्राफ्ट्समैन जो वो थे मुखर्जी। कौन थे, मुखर्जी। कहीं कहीं अंदर लिखा है ऐसे MOOK, यहाँ लिखा MUKHER, कोई बात नहीं, एक जैसी बात है। कृष्णा वैद्य, ये हिंदी कैलीग्राफर थे, यानी जिसने हिंदी में डिज़ाइन दिया है उसको।
प्रेम बिहारी राय नाथ राय ज़्यादा, ये क्या थे? ये इंग्लिश कैलीग्राफर थे, यानी इंग्लिश में जिसने लिखा है। अब कौन से इंग्लिश स्टाइल में लिखा था? फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में। फ्लोइंग, फ्लोइंग FLOWING, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में, ठीक है जी। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लोगो क्या है? लोगो बोलो, सील बोलो या सिंबल बोलो, ये क्या है? ये है एलिफेंट। तभी जाकर मैंने ऊपर एक एलिफेंट दिखाया था ना। क्यों एलिफेंट लोगो सील इसका बताया जाता है? क्यों कि ये एक बहुत बड़ा जेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनों को छांट कर लिया गया है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में किसी कंट्री के पास नहीं है। फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय MN रॉय, ठीक है जी। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज कांग्रेस, कांग्रेस की थी ना, INC की थी, है ना। प्रिम्बल जो था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लास्ट में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? जब इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने एक आइडिया दे दिया, उसके बाद इसको ऐड किया गया। 26 जनवरी को क्या बनाया जाता था? पुराना पूर्णा शिवराज डे, जो लाहौर में शुरू हुआ था, लाहौर में शुरू किया गया था 1936 में। क्या किया गया? पूर्णा स्वराज डे मनाया जाएगा, बताया गया था 1936 में। INC सेशन जो हुआ था कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन आजकल के ज़माने में इसको कैसे मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है इसको मना रिपब्लिक ऑफ इंडिया के तौर से मनाया जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आज का लेक्चर है, जो हमारा बेस था किस पर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखो, ये एलिफेंट लोगो है ना, ये लोगो था। लेकिन जब ये मुकम्मल बन के हुआ तो ये पार्ट इसने बोला हमें नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान बन गया। यहाँ पर भी पाकिस्तान बन गया। ये वाले एरिया अभी नहीं जुड़े थे, इनको लेटर ऑन जोड़ा गया। यहाँ पर भी और सारे एरिया उनको लेटर ऑन जोड़ा गया, जैसे हैदराबाद। यहाँ पर भी कुछ एरिया थे जिनको लेटर ऑन जोड़ा गया, है ना। कब? जब इंडिया 1950s के बाद। लेकिन यहाँ याद रखने की बात है, ये हैदराबाद इतनी बड़ी स्टेट थी यहाँ पर, ये इंडिया में शामिल नहीं हुई। कब तक? जब इनको चॉइस दिया गया 1950 तक भी नहीं हुई। क्यों नहीं? क्योंकि 1915 तक इंडिया क्या था? 1950 तक इंडिया में इंडिया डोमिनियन था। डोमिनियन मतलब जो जो भी डिसीजन लेता था, मेन डिसीजन, वो ब्रिटिश लेती थी। अब तब तक हैदराबाद नहीं चाहता था, इंडिया कुछ नहीं कर पाता था इसको अपने में शामिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर ब्रिटिश बैठा था ना। 1950 में ब्रिटिश ने क्या किया? यहाँ सब छोड़ दिया, तो इंडिया क्या बना? सुवेरियन। जब इंडिया सुवेरियन बना तो उसके बाद इसने दूसरे दिन ही क्या किया? तमाम जो प्रिंसली स्टेट्स, इनको बोला या तो जुड़ जाओ, या तो जुड़ने के लिए ज़बरदस्ती तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद हैदराबाद को भी शामिल किया गया। किस में? इंडिया में शामिल किया गया। इसके रिगार्डिंग जितना भी कन्फ्यूजन, कोई सा भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।